मॉर्निंग। आज से हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जैसा कि देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है। टोटल 16 चैप्टर दिया हुआ है, जैसा कि आप सारे चैप्टर को देख सकते हैं। सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। ये प्रतियोगी परीक्षा का वनडे एग्जाम या फिर जो पीसीएस एग्जाम होता है उसका पीटी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। बिहार का एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो, चाहे झारखंड का एग्जाम हो, सभी प्रतियोगी परीक्षा में एनसीईआरटी से खासकर विज्ञान से, साइंस से भर भर के क्वेश्चन आता है, जिसको हम लोग बड़ा ही आराम से अच्छा से देखेंगे, समझते हुए देखेंगे और एक ही वीडियो में सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं, है ना। तो ये सही है। जो जीव अपना अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं वो विषमपोषी कहलाते हैं, है ना। ये भी सही है। यानी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। स्वपोषी जैसे पादप, पौधा, पेड़, ये सब संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी में क्या कह सकते हैं? विषमपोषी में कवक का उदाहरण ले सकते हैं, कवक, या जंतु का भी उदाहरण ले सकते हैं, जंतु, है ना। और समपोषी में किसका उदाहरण ले सकते हैं? पादप। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसे या किन्हें पादप की खाद्य की फैक्ट्री कहा जाता है? देखिए, इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। पादप की खाद्य की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? पत्ता को, तना को, जड़ को या शाखा को? पत्ता को, है ना। इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा, क्योंकि पत्ता में ही क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है, खाद्य बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। प्रकाश संश्लेषण के लिए ये सभी का सभी जरूरत पड़ता है ना। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है। बिल्कुल सही बात है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट दोनों बनता है। ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है, पौधा, जैसा कि पता कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्रकाश संश्लेषण के लिए और ऑक्सीजन रिलीज करता है, साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी बनाता है। पत्तियों के अलावा पादप के दूसरे हरे भाग में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। हाँ, केवल पत्ती में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, दूसरे हरे भागों में भी, जैसे तना में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? आपका नागफनी हो सकता है। नागफनी का उदाहरण अच्छा उदाहरण है ना। और भी पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं। तो आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पादप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये संभोजी होते हैं, है ना। पादप नहीं, सभी पादप, यहाँ सभी वर्ड लगाया हुआ है। एक मिनट देखिए, समझिएगा बात को। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, लेकिन सभी पादप नहीं। आगे समझाते हैं आपको। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि नाइट्रोजन क्या होता है? पौधों के जड़ में रहता है। नाइट्रोजन का जीवाणु किसको कहते हैं? राइजोबियम को, है ना। तो ये सही है, लेकिन सभी पादप नहीं, क्योंकि अमरबेल एक ऐसा उदाहरण है। अमरबेल का नाम सुने होंगे। अमरबेल एक ऐसा पौधा होता है, एक ऐसा पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो सभी पादप में तो नहीं आ पाएगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो देखिए कितना माइनर चीज है, सभी लगा दिया, उसी में फंसा दिया क्वेश्चन को। ठीक है ना। तो अमरबेल का उदाहरण है, इसलिए सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करता है। बिल्कुल, इसका दलिया या दाल के जो फसलें होते हैं या फलिया जो होते हैं, सीम होता है, मूंग होता है, मटर होता है, ये सब के पौधे में क्या होते हैं? पौधे के जड़ में नाइट्रोजन के जीवाणु रहते हैं, राइजोबियम, वही उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर केवल और केवल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सही चुनना कि गलत चुनना? सही चुनना है। सही है तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ये नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर केवल 2 होगा, 2 सही है। चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों
को पकड़कर अपना आहार बना लेता है। अमर बेल, गुड़हल, घटपर्णी और गुलाब। ये घटपर्णी का जो पादप होता है ना, वो कीटों को पकड़ लेता है। कीट को पकड़कर फिर उसको खा जाता है, ठीक है ना। लेकिन घटपर्णी के साथ साथ एक और उदाहरण आपको दे देते हैं, उसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप। इसका उदाहरण घटपर्णी के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीवी संबंध कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। वह जीव जिसमें दो जीव जब आप साथ में रहते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक जीव भोजन प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा जीव आवास प्रोवाइड कर दे रहा है, और मिलकर दोनों रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं, मृत जीवित पोषण कहलाता है। बिल्कुल, जैसे इसका उदाहरण ले सकते हैं कवक का। कवक जो होता है वो क्या करता है? मरा हुआ जो पौधा या जीव जो भी हो, उस पर कवक उसी को खाता है, ठीक है, उसी को खाता है, अपना पाचन रस उस पर छोड़ता है और उसको बिलियन बना देता है, उस मरा हुआ जीव को बिलियन बना देता है और उसको खा जाता है, ठीक है ना। तो मृत जीवी का उदाहरण कवक हो सकता है। और सहजीवी यानी सिम्बायोटिक रिलेशन का आप ले सकते हैं कि दाल का जो फसल होता है या जो दानेदार जो फसल होता है, दलिया वगैरह जो होता है ना, उसमें, और राइजोबियम को जीवाणु जो होता है, दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध का उदाहरण है? शैवाल और कवक। बिल्कुल सही है, शैवाल और कवक सहजीवी संबंध का उदाहरण है, ठीक है ना। और शैवाल जीवाणु नहीं, कवक जीवाणु नहीं, पादप और जीवाणु भी सहजीवी संबंध का उदाहरण है। इसमें शैवाल क्या करता है भाई? तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है। शैवाल बनाएगा भोजन। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण से क्या कर लेगा? भोजन बना लेगा, भोजन, ठीक है ना। कवक क्या करता है? कवक ये शैवाल के लिए आवास, जल आदि मुहैया करवाता है। तो शैवाल को कवक से आवास, जल मिल गया, ठीक है ना। शैवाल से कवक को क्या मिल गया? भोजन मिल गया। तो दोनों एक दूसरे के लिए सहजीवी है, एक दूसरे को मदद करते हैं। पादप, और इसका उदाहरण ले सकते हैं पादप और जीवाणु का। तो दाल वाला जो फसलें होती हैं, जैसे चना, मूंग, रहड़, ये सब क्या है? दाल वाली फसलें। इसके जड़ों में क्या होते हैं? राइजोबियम होते हैं, जो क्या करता है? पौधों को, दाल वाली फसलों को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, और दाल वाली फसलें इन्हें आवास प्रदान करती हैं। इस जीवाणु को, राइजोबियम जीवाणु को आवास प्रदान करती है। तो ये भी क्या हुआ? सिम्बायोटिक रिलेशन यहाँ पर बन गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 कहाँ है? 1 और 4 सी। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो पक्का है कि इससे रंध्र, यानी पत्ता में जो रंध्र रहता है, छिद्र रहता है, उसी से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। कार्बो में तो कार्बन रहेगा ही, कार्बो लगा हुआ है तो हाइड्रेट लगा हुआ तो हाइड्रोजन रहेगा, एक ऑक्सीजन आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनता है 1 2 3 ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए, दालों की फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दाल के फसल के बारे में बात कर रहा है। कथन: दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। यह सही है, क्योंकि दाल का फसल का जो जड़ होता है उसमें राइजोबियम जीवाणु रहता है और वही जीवाणु पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देता है। कारण:
क्योंकि दालों की फसल में मृदा में नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती है, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु जिसका नाम राइजोबियम है, बता रहे फिर से हम करते हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। तो कथन अकारण दोनों है, एक दूसरे का पुष्टि भी करता है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। स्टारफिश तारा मछली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं। बिल्कुल सही है। जो तारा मछली होता है, स्टारफिश होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जो जंतु ऊपर से कवच लिए रहते हैं, जैसे सीप वगैरह जैसा, है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का शिकार करता है। भक्षण के लिए यानी खाने के लिए कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालता है और जंतु का कोमल भाग को खा जाता है। जो स्टारफिश होता है अपने मुख से आमाशय बाहर निकाल लेता है और सीधे सीधे जंतु का शिकार करके उसको आमाशय में ले आता है और बाद में उसको पचा के खा लेता है, ठीक है ना, खा के पचा लेता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, पाचन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाचन तंत्र के संबंध में बोल रहा है, पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बना देता है। नहीं, पाचक रस जो होता है, पचाने वाला जो रस होता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में बनाता है ताकि खाना अच्छा से पच सके, है ना। तो जटिल को पदार्थ को क्या करता है? सरल बनाता है, सरल, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है? आमाशय की आंतरिक भित्ति, आमाशय का आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र कहने का मतलब यहाँ पे होगा छोटी आंत, क्षुद्रांत्र का मतलब छोटी आंत, है ना। आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। छोटी आंत क्या करती है? आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां पाचक रस प्रोवाइड करती है जिससे खाना पचता है। तो ये सही है, ठीक है। जैसा कि पता ही आपको आमाशय में क्या होता है, आमाशय में आपको हाइड्रोक्लोरिक जो होता है, एसिड जो होता है वो रिलीज होता है, जो खाना को पचाता है और छोटे छोटे जो जीवाणु रहते हैं उसको मार देता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी। क्या पूछ रहा है कि सही? अगर असत्य बोल रहा है ना, असत्य बोल रहा है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन केवल 1, ठीक है ना। ये वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही गलत को ध्यान देते रहेंगे हम लोग। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बिल्कुल सही बात है। यकृत पित्त रस स्रावित नहीं करता। यकृत क्या है? पित्त रस स्रावित नहीं करता है। ये यकृत पित्त रस स्रावित करता है, ठीक है ना। यकृत पित्त रस स्रावित करता है और ये पित्ताशय में जाके जमा करता है। पित्ताशय में जाके क्या करता है? जमा करता है। इसको बंद कीजिए। पित्ताशय में जमा करता है। पित्त रस वसा के पाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि ये वाला गलत है क्योंकि यकृत पित्त रस स्रावित नहीं करता लिखा हुआ है, जबकि ये स्रावित करता है। यानी 1 और 3 सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर? चलिए, रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो रूमिनेंट क्या होता है या रोमंथी कौन होता है? जो जानवर जुगाली करता, खाना खाने के बाद आप देखते हो कि भैंस वगैरह क्या होता है, बैठकर जुगाली करते रहता है। जुगाली मतलब वो मुंह चलाते रहता है, अब मुंह चलाते रहेगा, उसका मुंह से फेन वगैरह गिरते रहता है। वो क्या करता है? उसको, उस जानवर को रूमिनेंट कहते हैं, है ना। ऐसे जो जानवर होते हैं उसका जो आमाशय जो होता है वो 4 पार्ट में बटा रहता है, 4 पार्ट में बटा रहता है। और ये जो रूमिनेंट जानवर होते हैं, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, वो पहले जल्दी जल्दी अपना चारा को खा जाते हैं। हरी घास हुआ चाहे जो भी हुआ, जल्दी जल्दी अपना चारा खा लिए और जाकर अपना एक आमाशय के एक पार्ट में जाकर उसको जाकर जमा कर दिए, ठीक है। जमा कर दिए, इसको कहते हैं रूमिनेंट, इसको रूमेन कहते हैं, रूमेन कहते हैं। इस आमाशय के इस पार्ट को रूमेन कहते हैं। जब अपना चारा पेट भर लिए तो इस रूमेन में ही कुछ कुछ चारा का पाचन हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं होता है। फिर इसका छोटा छोटा पार्ट बनाकर वो अपना मुंह में लाते हैं और उसका जुगाली करते हैं और उसको फिर से खाते जाते हैं। इससे उसका खाना पूरी तरीके से पच जाता है ना। तो ऐसे जानवर को रोमंथी या रूमिनेंट कहते हैं और इस आमाशय के इस पार्ट को रूमेन कहते हैं, ठीक है। क्लियर? यही समझाना चाह रहा है। तो रूमिनेंट में आमाशय में 4 भाग होते हैं। बिल्कुल सही बात, 4 भाग होते हैं। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है। बिल्कुल सही है कि कुछ आंशिक पाचन तो इसमें हो ही जाता है, फिर मुंह में लाकर पाचन करवाता है। बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुंह में लाता है तथा इसे चबाता है। इसे रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। यानी कि ऑप्शन 1, 2, 3 सभी का सभी सही है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हम लोग।
इसी तरीके से हम लोग फटाफट इसको कंप्लीट करते जाएंगे। फिर एनसीईआरटी का लगभग सारा फैक्ट आपको याद हो जाएगा, लगभग सभी फैक्ट याद हो जाएगा। परीक्षा में इसी से हेर फेर करके क्वेश्चन रहता है, अगर आप जानते तो डील कर लीजिएगा। अमीबा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जलाशय में पाया जाने वाला एक एकल कोशीय या एक कोशिकीय जीव है, बिल्कुल सही है। अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता रहता है, बिल्कुल ये बदलता रहता है, निरंतर बदलता रहता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोलक सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बुलबुले के समान अनेक घानियां होती है। तीनों के तीनों सही है, यानी अमीबा के बारे में जो बोला जा रहा है ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, ये अमीबा का गुण है। यानी कि ये हो जाएगा 1 2 3 सभी का सभी इसका सही है, सही पूछ रहा है, ठीक है, सभी का सभी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 अंग है, सूची 2 विशेषता बता रहा है। अमाशय, अमाशय क्या करता है? अमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है, अम्ल छोड़ता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो निकलता है, जिससे खाना पचता है, ठीक है ना। दूसरा छोटी आंत, छोटी आंत क्या करता है? पचे हुए भोजन को रुधिर वाहिकाओं में जाकर प्रवाहित करवाता है। बड़ी आंत जल का अवशोषण कर लेता है। और यकृत, यकृत क्या करता है? शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ABCD, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा महत्वपूर्ण खाद्य संगठन है, बिल्कुल महत्वपूर्ण खाद्य संगठन है। इनका पाचन जंतुओं में के शरीर में इसी रूप में होता है, नहीं। जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हम लोग, तो कार्बोहाइड्रेट जो है लिख दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है किसमें? तो कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज में, ठीक है, क्लियर। प्रोटीन बदल जाता है किसमें? प्रोटीन, प्रोटीन बदल जाता है अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में। और वसा जो है बदल जाता है ग्लिसरॉल में, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट किसमें बदल जाता है? ग्लूकोज में। प्रोटीन किसमें बदल जाता है? अमीनो अम्ल में। और वसा ग्लिसरॉल में, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि इसी रूप में होता नहीं, ये बदल जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, केवल 1, क्लियर। चलिए, पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। कार्बोहाइड्रेट अभी ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। और वसा, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, जस्ट हम लोग पढ़े कि वसा क्या होता है? ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? दोनों का दोनों सही हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंतुओं से प्राप्त होने वाले जानता रेशे कहलाते हैं, बिल्कुल। जो जंतु से जो रेशे प्राप्त करते हैं, जैसे भेड़ वगैरह से, तो वो जानता रेशे कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सही है। रेशम के रेशे रेशम के कीट के कोष से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल। रेशम का रेशे, रेशम का कीट, जो रेशम का जो कीट होता है उसका जो कोकून होता है, कोकून से प्राप्त होता है। तीसरा, भेड़, बकरी तथा याक ऊन देने वाला जंतु है, बिल्कुल सही। सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 2 3 सभी का सभी सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही का चयन करना हम लोगों को। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियां से प्राप्त की जाती है, बिल्कुल सही है। अंगोरा नस्ल का एक बकरी होता है, उसी से वो ऊन प्राप्त किया था। अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई थी, कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई थी, बिल्कुल। ऐसे ही पता है कि कश्मीर में भेड़ पालन बहुत होता है, बकरी पालन बहुत होता है, और उसका ऊन प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी सही है। पश्मीना शॉल अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त की जाती है ना। तो अंगोरा नस्ल की बकरी से नहीं, ये कश्मीरी नस्ल की बकरी से पाया जाता है, कश्मीरी। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत।
ठीक है, तो यानी 1 और 2 सही है, सही है 1 और 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेशम का कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। बिल्कुल, सेरीकल्चर इसको कहते हैं, ठीक है ना, इसको सेरीकल्चर ही कहते हैं। रेशम फाइबर को रेशे भी कहते हैं। रेशम फाइबर, रेशम के रेशे प्रोटीन से बने होते हैं। बिल्कुल, प्रोटीन के बने होते हैं। रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम का कीट से ही रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है। जैसा बताएं कि रेशम का कीट का जो कोकून होता है, कोकून से प्राप्त किया जाता है ना। कोकून क्या होता है पता है? रेशम का जो लार होता है ना, लार, वो लार को लपेटते रहता है। वही जो रेशम है वो कोकून है, वो रेशम का लार है, ठीक है ना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही का चयन करना है तो सभी सही है। रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार के समान मजबूत होता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा ही मजबूत होता है रेशम का धागा। टसर, मूंगा, कोसा रेशम की किस्में हैं। बिल्कुल सही बात है ना। ऑप्शन 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। रेशम का क्वालिटी जो होता है उसका चिकनाहट से, उसका चमक से नापा जाता है, ठीक है ना, कि कौन सा रेशम कितना अच्छा क्वालिटी का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेशम की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई थी। नहीं, यह चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? यह चीन में हुआ था, ठीक है। प्राचीन काल में जिस मार्ग से रेशम का व्यापार विभिन्न देशों में होता था, उस मार्ग को आज सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, चीन में जो व्यापार होता था रेशम का, है ना, जिस मार्ग का प्रयोग करता था उसको सिल्क रूट कहते हैं, उसको रेशम मार्ग कहा जाता था। तो रेशम का जो खोज किया था, या रेशम प्रौद्योगिकी का जो खोज किया था, कैसे रेशम का उत्पादन किया जाता है चीन, उसको बहुत दिनों तक छुपा कर रखा था शुरुआत में। फिर बाद में बहुत सारे व्यापारी आन जान करते रहे, तो वो उस तरीका को जान गए और फिर देश में उसका विस्तार हुआ, उस तरीका का विस्तार हुआ। तो इसका ऑप्शन केवल हो जाएगा कौन? केवल 2, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? तापमान का मात्रक बोल रहा है। सेल्सियस तो है भाई, फ़ारेनहाइट भी है, केल्विन भी है, पास्कल दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है, पास्कल दाब का मात्रक होता है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आप पूछ रहा कि मात्रक नहीं है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। बिल्कुल सही बात है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन के द्वारा स्थानांतरित होती है। बिल्कुल सही है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसको चालन कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो भी सही है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसको चालन कहते हैं। यानी कि 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही है। देखिए, ऊष्मा जो होता है, ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण जो होता है वो 3 विधि से होता है। एक होता है चालन, दूसरा होता है संवहन, तीसरा होता है विकिरण। चालन होता है ठोस में, संवहन होता है आपका द्रव और गैस में, और विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जो सूर्य के किरण पृथ्वी को प्राप्त होता है ना, वो विकिरण के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो इसको याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर। चलिए, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सहायता से उत्तर देखिए। सूची 1 है ये, सूची 2 है। थल समीर के बहने का समय क्या होता है? यानी कि थल से समुद्र की ओर बहने का समय होता है कब? तो ये होगा रात को। समुद्र समीर बहने का समय कब होता है? यानी समुद्र से स्थल मार्ग की ओर, स्थल की ओर, तो वो दिन में बहेगा। गहरे रंग का कपड़े कब पहने जाते हैं? डार्क कलर का कपड़ा कब पहना जाता है? ये पहना जाता है आपका शीत ऋतु में, ताकि ऊष्मा अवशोषित कर ले शीत ऋतु में। और हल्के रंग के कपड़े पहने जाते हैं ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में देखिएगा कि लोग सफेद कपड़ा ज्यादातर पहनता, ताकि ऊष्मा का कम से कम अवशोषण हो सके। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर।
चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बिल्कुल सही है, सही स्टेटमेंट है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया था, पारा का प्रयोग किया था, बिल्कुल सही बात है। देखिए जो मानव होता है उसका सामान्य तापमान 35 डिग्री से, सामान्यतः 35 डिग्री से कम होता है और 42 डिग्री से अधिक नहीं होता है। इसलिए जब थर्मामीटर का डिजाइन बनाया जाता है तो 35 डिग्री से 42 डिग्री तक ही होता है, ठीक है ना, और उसमें पारा का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। वर्तमान में तो आजकल डिजिटली थर्मामीटर भी आ गया है, वो डिजिट के माध्यम से बता देता है, उसमें पारा का उपयोग नहीं होता, लेकिन वैसे डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का उपयोग होता है। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्लियर। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों को कम अवशोषित करती है। गहरे रंग का पूछ रहा, गहरे रंग की वस्तु हल्का रंग से वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण को कम अवशोषित करती नहीं। गहरे रंग का ऊष्मा को अधिक अवशोषित करेगा और जितना भी लाइट कलर का रहेगा यानी कि हल्का रंग का कपड़ा रहेगा ऊष्मा को कम से कम करेगा। देखिएगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता होगा घर में सफ़ेद रंग से ये किया जाता है, पेंटिंग किया जाता है ताकि ऊष्मा का अवशोषण कम से कम किया जा सके, ठीक है ना। या गर्मी में जो उजला रंग का सब कपड़ा पहनता है। ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं, ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन उष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच वायु फंस जाती है, ठीक है, बिल्कुल ये सही है। यानी कि ऑप्शन सत्य का चुनना है तो केवल 2 हो जाएगा। देखिए ना सऊदी अरबिया में इतना गर्मी पड़ता है कि लोग सफ़ेद पहना रहता है, जितना भी शेख लोग रहता है देखिएगा सफ़ेद कपड़ा ही पहने रहता है, इसका कारण होता है। चलिए यदि किसी निश्चित ताप के लोहे के गोले उसी ताप के जल में डुबाए जाए, यानी लोहा का गोला है, ये मान लिया कि बर्तन है, इसमें एक लोहा का गोला है, ऐसे पानी डाला हुआ, बोल रहा है क्या कि लोहे का उष्मा का अच्छा चालक होने की वजह से लोहे का गोला और गर्म हो जाएगा। नहीं, देखिए दोनों का टेम्परेचर, जो लोहा का गोला उसका टेम्परेचर और जो पानी है उसका टेम्परेचर क्या है, बराबर है। तो अभी हम लोग बात किए थे कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, गर्म से ठंडा की ओर। यानी अगर लोहा का गोला गर्म रहता, पानी अपेक्षाकृत ठंडा रहता तो स्थानांतरण हो जाता है। यदि पानी अधिक गर्म रहता है, इसके तुलना में लोहा कम गर्म रहता है तो स्थानांतरण हो जाता है। लेकिन दोनों का तापमान क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो कोई स्थानांतरण नहीं होगा, ठीक है ना। तो लोहे का ऊष्मा का अच्छा चालक होने की वजह से लोहे का गोला और गर्म हो जाएगा, नहीं, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर बराबर है। लोहे का गोला ठंडा तथा जल का ताप अधिक हो जाएगा, नहीं, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर बराबर है। लोहे के गोले तथा जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। गोले तथा जल दोनों का ताप कम हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल गलत है ना। यानी कि केवल सत्य सही चुनना है तो ऑप्शन 3 केवल सी में है, सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है। जितना भी मान लीजिए कि कढ़ाई है, इसमें देखिएगा कि इसमें जो तली होता है उसको कॉपर से लगाया जाता है, ठीक है ना, यानी तांबा से लगाया जाता है। तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बनाती है, नहीं, ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है ना, ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए इसको लगाया जाता है इसका तली में, ताकि जल्दी से जल्दी कढ़ाई गर्म हो जाए, ठीक है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अम्ल का नाम है इधर पदार्थ जिसमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल पाया जाता है किसमें, चींटी के डंक में। चींटी काटता है ना तो फार्मिक अम्ल छोड़ता है, उसके डंक में फार्मिक अम्ल रहता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है भाई, तो ये आपका हो जाएगा चूने का पानी, ठीक है ना। टार्टेरिक अम्ल हो जाएगा आपका इमली, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा आपका साबुन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। खाने का सोडा क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। चलिए आगे देखते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता, बिल्कुल सही बात है।
जब उदासीन है, कोई उदासीन कब होता है? जब न तो अम्लीय है न तो क्षारीय है, उसमें दोनों का गुण नहीं है, तो उदासीन है। तो अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस को लाल कर देता है, क्षार लाल को नीला कर देता है, ठीक है ना। लेकिन ये उदासीन है तो कोई रंग परिवर्तन नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ी आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। बिल्कुल सही बात है। जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो अम्ल वर्षा कराती है, भी सही है। अम्ल वर्षा क्या होता है? देखिए, जब धरती पर प्रदूषण फैलता है, धुआं वगैरह फैलता है, तो क्या होता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है ना, आपका सल्फर डाइऑक्साइड जा रहा है, नाइट्रोजन जा रहा है, ये सब गैस जा रहा है। तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है कि आपको कार्बोनिक एसिड में बदल जाएगा, सल्फर है सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाएगा, और ये सब जो एसिड में बदल जाता है ना, पानी से ऊपर जब गया वायुमंडल में, जब वर्षा का पानी इससे मिला तो ये सल्फ्यूरिक एसिड में, कार्बोनिक एसिड में बदल गया, और यही पानी जब धरती पर गिरता है तो उसको क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। क्लियर? तो बस यही अम्ल वर्षा। तो ऑप्शन 2 और 3, 1 2 3, हाँ तीनों सही हो जाएगा। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा में पड़ने वाले प्रभाव और उसके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? ठीक है, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता अम्लीय। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाया जाता है, इसमें जैव पदार्थ नहीं मिलाया जाता है। जैव पदार्थ मिला देंगे तो और ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मिलाते क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इसको कहते हैं आपको बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना। अगर हम अम्लीय मृदा में मिला देंगे तो वो क्षारीय में परिवर्तित हो जाता है, या अम्ल का मात्रा को कम कर देगा, ठीक है। और जैव पदार्थ तब मिलाते हैं जब मृदा क्षारीय है और उसको अम्लीय गुण लाना है, ठीक है ना। ज़्यादा क्षारीय है तो थोड़ा उसमें अम्लीय गुण लाना है, तो उसमें जैव पदार्थ मिलाया जाएगा। और अम्लीय में कैल्शियम ये आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह मिला देते, चूना वगैरह मिला देते, ठीक है। तो ये आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन केवल हो जाएगा ए सही। दैनिक जीवन में उदासीकरण के उदाहरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारखानों के अपशिष्ट कचरे के अम्लीय पदार्थों में मिश्रित होने से इनको जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और कारखाना से जितना भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसमें अम्ल का मात्रा ज़्यादा रहता है। अगर ये सीधे सीधे पानी में डाल दिया जाए, नदी में डाल दिया जाए, तो अम्ल ज़्यादा नदी में चल जाएगा और नदी का जीव जंतु मरने लगेंगे। तो उसको उपचारित किया जाता है, पहले उसमें क्षारीय पदार्थ मिला दिया जाता है, चूना वगैरह मिला दिया जाता है, इससे अम्लीय गुण उसका कम हो जाता है। फिर जब जाता है पानी तो उसमें अम्लीय गुण कम रहता है। अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उदासीन करने में सहायक बनती है। बिल्कुल सही बात है। अमाशय में क्या होता है? अमाशय हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है जो पाचक का काम करता है, लेकिन ज़्यादा जब रिलीज होने लगता है तो क्या करता है? वो पेट के लिए खराबी करता है, खाना पचने में दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो इसको कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा दी जाती है। चींटी के डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा अथवा कैलामाइल विलयन की सहायता से उदासीन बनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। चींटी का डंक जिससे फार्मिक एसिड होता है, चींटी का डंक जिसमें फार्मिक एसिड होता है, उसका असर को कम करने के लिए किया जाता है। उसका असर को कम करने के लिए उसमें कैलामाइन विलयन दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं आपको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं। हमारे जो दांत टूटते हैं या दांत में जो कुछ खराबी आता है उसके लिए अम्ल जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल सही है। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ दांत में फंस जाता है, कुछ अनाज दांत में फंस जाता है, और हम लोग का मुंह में बहुत सारे जीवाणु रहते हैं। तो वो फंसा हुआ खाना को क्या करते हैं? उसको सकरा में बदल देते हैं, उसका ग्लूकोज में बदल देते हैं खा के, ठीक है ना। और सकरा में बदलने के बाद जो जीवाणु होता है वो कुछ अम्ल रिलीज करते हैं। वही अम्ल दांत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है ना। इसीलिए कहा था कि ज़्यादा चॉकलेट वगैरह नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चॉकलेट वगैरह में पहले से ही ज़्यादा सकरा रहता है।
ठीक है। और जब शकरा ज़्यादा रहता है और जीवाणु जब खाते हैं और अम्ल रिलीज करेंगे, क्योंकि शकरा में कन्वर्ट करते हैं और पहले से शकरा है, ज़्यादा अम्ल होगा तो ज़्यादा दांत में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो जाएगा। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। तो सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? देखिए, उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? जब एक पदार्थ उत्क्रमणीय, जब एक पदार्थ दूसरा पदार्थ में कन्वर्ट हो गया, लेकिन दोनों अपना अपना गुण बनाए हुए, मतलब ए पदार्थ जैसे जल बर्फ में बदल गया, तो बर्फ में भी जल का गुण है, और जल जब चाहे बर्फ जब चाहे जल में कन्वर्ट हो सकता है। बर्फ को फिर से जल में कन्वर्ट किया जा सकता है, जल को बर्फ में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये उत्क्रमणीय कहलाता है। इसको भौतिक, इसको क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है क्योंकि इसमें रूप बदलने के बाद फिर से उसको पुराना रूप में बदला जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अनुत्क्रमणीय होता है, मतलब फिर से एक बार रूप बदल गया, उसका गुण बदल गया, पुराना वाला नहीं होगा। जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर जब जल बन जाता है तो वो रासायनिक परिवर्तन है। कागज जल के राख बन जाता है, तो राख से फिर आप कागज नहीं बना सकते, कुछ भी हो सकता है। मोमबत्ती अगर जल गया तो उष्मा प्रकाश दिया, अब उष्मा प्रकाश धुआं को लेकर फिर से मोमबत्ती में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन बर्फ को जल में बदला जा सकता है, जल को फिर से बर्फ में बदला जा सकता है, ये उत्क्रमणीय है, ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाए जाते हैं, ये वाला सही है, ये गलत है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। तो कुल मिला के आंसर सही हो जाएगा इसका कौन सा? केवल 2। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का फाड़ना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, सही बात है। रंग में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना, अभी बात किए थे, ये आपका किसका उदाहरण है? तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, ये दोनों को दोनों तीनों का तीनों रासायनिक का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, क्योंकि कागज अगर फाड़ दें तो हो सकता टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन ये कागज और दूसरा कागज दोनों अपना गुण धर्म बनाए रखेगा, दोनों में परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन कागज को अगर जला दें तो जला हुआ राख से फिर से हम कागज नहीं कन्वर्ट कर सकते, दोनों का गुण बदल गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। ओजोन का विघटन एक रासायनिक परिवर्तन, ओजोन का विघटन एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। ओजोन परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो हम लोग का पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, वायुमंडल में ओजोन का परत है, ओजोन है। ओजोन जब सूरज का जो प्रकाश होता है, सूरज का प्रकाश से जो परावैंगनी किरणें आती हैं, परावैंगनी किरणें आती है, कि ओजोन का परत क्या करता है? इस परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और धरती पर आने से रोकता है, जिससे जीव जंतु को सुरक्षा प्रदान होता है। और ओजोन का परत इस परावैंगनी को अवशोषित करने के बाद ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ऑक्सीजन में बदल जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये जो घटना घट रहा है वो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दोनों का दोनों सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, हाँ है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है। इस प्रकार से ऑप्शन बी केवल 1 मिनट, लोहे ऑप्शन सी होगा, सही बात है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। चलिए, रसोई गैस के सिलेंडर में गैस द्रव के रूप में रहती है, सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस परिवर्तित हो जाती है,
इसको परिवर्तन 1 में बताया है। फिर यही गैस बर्नर पर जलती है, यह परिवर्तन बी है। निम्नलिखित कथन में से इन परिवर्तनों के से संबंधित सही कथन पर चुनिए। कहना क्या चाह रहा है, एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर में जो गैस रहता है, एलपीजी जो रहता है, वो कहता है कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रव के रूप में रहता है। इसमें पाइप लगा हुआ है, ये जिसमें पाइप लगा हुआ है, इससे पाइप से जब गैस बाहर आता है तो वो मतलब गैस के रूप में आता है। जब ये जब लिक्विड बाहर आता है तो गैस के रूप में बदल जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ तक बात जो है ये आपका परिवर्तन ए है, यहाँ तक तो है भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये लिक्विड से गैस में बदला है और गैस को फिर ठंडा करके संघनित करके फिर से लिक्विड में बदला जा सकता है। यहाँ तक मामला भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन का है, क्योंकि लिक्विड से गैस में, गैस से फिर लिक्विड में बदला जा सकता है। भौतिक परिवर्तन का भी चर्चा किए थे कि अवस्था परिवर्तन होने के बाद फिर से पुराना अवस्था में अगर परिवर्तित हो जाए तो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन गैस एक बार चूल्हा पर, ये मान लीजिए चूल्हा है, चूल्हा पर आग लग गया है ना, गैस जल गया, अब इस आग से फिर से चाहें कि गैस में कन्वर्ट हो जाए, वो संभव नहीं है। एक बार आग जल गया तो आग जल गया, अब गैस खत्म हो गया, गैस से फिर आग से फिर गैस नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। ये ऑप्शन बी बता रहा है, बी। तो ये बी जो होगा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा, रासायनिक परिवर्तन, है ना, ठीक है। बर्नर आग लगे तो रासायनिक परिवर्तन है। तो फिर यही गैस बर्नर पर जलती है, बी। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है। प्रक्रम ए रासायनिक परिवर्तन नहीं, प्रक्रम ए क्या है, भौतिक परिवर्तन है। प्रक्रम ए भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड हो सकता है। प्रक्रम बी रासायनिक परिवर्तन, हाँ प्रक्रम बी क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अब गैस से आग बन गया, आग से फिर गैस नहीं बन सकता, तो रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन नहीं, बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं। ये तो है, कौन बोलते हैं आपका बी तो है ना, ए भी नहीं होगा, ए भी गलत है। प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन नहीं, तो भौतिक परिवर्तन है और केवल एक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन खाली बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मौसम और जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल में प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाता है। प्रतिदिन यानी कि जो पल पल बदल रहा है या अल्प काल के लिए, अल्प समय के लिए बदल रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है ना। तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग में परिवर्तन हो रहा है, अल्प काल के लिए हो रहा है तो मौसम कहलाता है। लेकिन यही परिवर्तन दीर्घ काल के लिए हो जाए, है ना, तो क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है, ठीक है। तो मौसम कहलाता है किसी स्थान का मौसम लंबी अवधि में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का एक पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, दोनों का दोनों ही कथन सही है। चलिए, ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुवीय क्षेत्रों के संबंध में, यहाँ 6 महीने के लिए दिन और 6 महीने के लिए रात होती है, सही बात है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और सर्दियों में तापमान -37 डिग्री तक चल जाता है, ये भी सही है। यह ध्रुवीय भालू, पेंगुइन और रेंडियर पाए जाते हैं, ये भी सही है। अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों में आते हैं, यहाँ से अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास करने के लिए चले आते हैं, ये भी सही है। यानी 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही हो जाएंगे, क्लियर। चलिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इन क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, इन क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, ठीक है, होती है। इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। और लायन टेल्ड लंगूर, दाढ़ी वाला ऐप पश्चिमी घाट के वर्षा वन में पाया जाता है। ये सभी के सभी सही है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत के पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं, लेकिन ये भारत की स्थिति बता रहा है। अगर विश्व का स्थिति देखा जाए, विश्व में अगर विश्व का बात किया जाए तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आपका दक्षिण पूर्व एशिया
मध्य अफ्रीका, मध्य अमेरिका, ठीक है, इन सभी में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है, बिल्कुल, क्योंकि भूमध्य रेखा बीचों बीच पड़ता है। भूमध्य रेखा क्या है? बीचों बीच पड़ता है, इसलिए सूर्य का किरणें सीधे सीधे इस पर पड़ती है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों में क्षेत्रों में वायु भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए ऊपर मान लीजिए कि 30 डिग्री है, इधर भी 30 डिग्री है, तो वायु इस तरफ से बहती है। ठीक है, यही बोलना चाह रहा है, यानी 30 से 0 की ओर वायु बह रही है। फिर 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 60 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। नहीं, पवन का प्रवाह 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर होता है, यानी कि 30 डिग्री यहां है तो 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर होगा, 60 डिग्री की ओर होगा, 60 डिग्री की ओर होगा। समझे बात को? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन? 1 और 2। ठीक है, चलिए पवन प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा स्थल समुद्र की ओर होती है। शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा स्थल समुद्र की ओर होती है। ग्रीष्मकाल में पवन समुद्र से स्थल की ओर बहता है। ग्रीष्मकाल में पवन समुद्र से स्थल की ओर बहता है। समुद्र से आने वाला पवन अपने साथ जलवाष्प लाता है, जिससे वर्षा होती है। सभी का सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सभी का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? शीतकाल में पवन का प्रवाह की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है, स्थल से समुद्र की ओर हो गई। यह मान लीजिए ये स्थल है, ये आपका समुद्र है ना? ये आपका समुद्र है। शीतकाल में क्या हो जाएगा? पवन के प्रवाह की दिशा स्थल से समुद्र की ओर हो जाएगा। शीतकाल का बात कर रहे हैं, शीतकाल में मतलब पवन स्थल से शीतकाल की इधर बहेगी। वही ग्रीष्मकाल में जस्ट उल्टा हो जाएगा। ग्रीष्मकाल में क्या हो जाएगा? इधर जाने लगा ग्रीष्मकाल में, समुद्र से स्थल की ओर बहने लगेगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तड़ित झंझावत और चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी की नीचे गिरती बूंदें ऊपर उठती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करती है, जिससे तड़ित झंझावत का निर्माण होता है। ठीक है भाई, सही। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, ये भी सही है। जो चक्रवात उठता है, मान लीजिए चक्रवात उठा है, इसे है ना, ये पूरा इधर पूरा चक्रवात है ये। ठीक है ना? गोल 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 क्या हो रहा है? ये गोल 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 घूम रहा है। लेकिन इसका जो साइड वाला एरिया में पूरा स्पीड हो रहा है, लेकिन बीच वाला जो एरिया होता है ना, बीच वाला एरिया एकदम शांत रहता है। यहाँ का वायु भी रहता है ना, आराम से मध्यम मध्यम बहते रहता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होता। साइड में तबाही मचते रहता है, बीच में एकदम शांति रहता है। इसको चक्रवात की आंख भी कहते हैं, आंख। बीच वाला एरिया को क्या कहते हैं? आंख कहते हैं, नेत्र कहते हैं, है ना? यही कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका हो जाएगा क्या? वो आपका सी हो जाएगा। 1 और दोनों स्टेटमेंट सही है। चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत के पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों के संदर्भों में पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। नहीं, ये भारत हो गया, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है ना? इधर भी अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। क्लियर? कहना चाह रहा है कि पश्चिमी घाट में ज्यादा चक्रवात आता है, पूर्वी घाट में कम चक्रवात आता है, स्टेटमेंट बोल रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि पूर्वी घाट में ज्यादा आता है, पश्चिमी घाट में कम आता है। ठीक है, पश्चिमी घाट नहीं, मेरा मुंह से घाट निकल, पश्चिमी तट
है ना। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट अलग चीज है। तट का बात है यहाँ पर, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, ठीक है ना। तो पश्चिमी तट में अपेक्षाकृत कम आता है, यहाँ भी आता है लेकिन अपेक्षाकृत कम आता है, पूर्वी तट में ज्यादा आता है। क्लियर। इसका मुख्य कारण, बहुत सारा कारण होता है लेकिन एक छोटा सा कारण बता देते हैं कि जो भी तट होता है पश्चिमी, कोई भी उप महाद्वीप या महाद्वीप होता है, उसका जो पश्चिमी तट होता है वहाँ पर जनरली कोल्ड करंट चलता है, यानी कि ठंडी जलधारा बहती है। और पूर्वी तट पर गर्म जलधाराएं बहती है। उसका भी एक ज्योग्राफिकल कारण होता है ना। उसको जब हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तब उसको डील करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से इसका मेन कारण यही होता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि पूर्वी तट पर अधिक आता है। अमेरिका महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन और फिलीपींस तथा जापान में टाइफून कहते हैं, ये भी सही है। यानी कुल मिला के केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पवन के वेग में वृद्धि वायु दाब में वृद्धि करती है, वायु दाब में वृद्धि नहीं करती, वायु दाब में कमी कर देती है, कम, ठीक है ना। पवन सदैव अधिक वायु दाब से क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है, बिल्कुल सही बात है। पवन क्या होता है, अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर बहती है, ठीक है। तो ये सही है, तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। कम वायु दाब में क्या होता है कि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। अधिक वायु दाब में क्या होता है, हवाएं ठंडी होती है, और वो ठंडी हवाएं, जो गर्म हवाएं ऊपर उठ गई है उसका स्थान घेरने के लिए बहने लगती है। यानी कि ठंडी हवाएं उच्च वायु दाब के क्षेत्र है, गर्म हवाएं निम्न वायु दाब के क्षेत्र होती है, ठीक है। चक्रवात के दुष्प्रभाव को कम करने में निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्थाएं सहायक होती हैं। तो चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा सही है। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी सही है। जनता और मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेना, आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल, चिकित्सा केंद्रों का टेलीफोन नंबर साथ रखना, ये भी सही है। पेयजल का संग्रहण, पड़ोसियों, मित्रों तथा बचाव दल के साथ यथासंभव सहयोग की सहायता, ये भी सही है। सभी का सभी सही है ना। सभी का सभी स्टेटमेंट सही है। चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। ये मृदा की परतें हैं और मृदा की विशेषताएं हैं। ये मृदा की क्या है, विशेषताएं हैं। देखिए संस्तर A की मृदा, या इसको शीर्षस्थ मृदा कहते हैं। तो शीर्षस्थ मृदा होता है, यह आपका परत मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है, ठीक है। दूसरा मध्य परत या संस्तर परत, इसका हो जाएगा 3। इस परत में शीर्ष मृदा से ह्यूमस कम परंतु खनिज अधिक होता है। तीसरा परत, तीसरी परत अथवा संस्तर 3, यह क्या होता है 2, इसका हो जाएगा 2। यह दरारों और विद्रोह युक्त शैलों में छोटे छोटे ढेलों के रूप में बनी होती हैं। और आधार शैल यह कठोर होता है और इसको खोदना कठिन होता है। देखिए मृदा जो होता है ना इस तरह से, मृदा संस्तर A, संस्तर B, संस्तर C, है ना, संस्तर C, आई मृदा रहता है। मिट्टी का परत है, ये क्या है, मिट्टी का परत है। ऊपरी परत को A, दूसरी उससे निचली वाली परत को B, उससे निचली वाली परत को C कर रहे हैं। इस सब का गुण बता रहा है कि ऊपरी परत का क्या गुण है मिट्टी का, दूसरी परत का मिट्टी का क्या गुण है, तीसरी C परत का मिट्टी का क्या गुण है, यह गुण बताया जा रहा है। ऊपरी परत में होगा तो ह्यूमस अधिक होगा, क्योंकि जितना भी सड़ा गला पदार्थ होता है तो सबसे पहले तो ऊपरी परत में ही रहेगा ना, तो ह्यूमस की मात्रा अधिक रहेगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते बातों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका B। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादपों के उगने के लिए सबसे अच्छी शीर्षस्थ मृदा दोमट मृदा है। दोमट मृदा वालु, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। गाद कणों का आमाप मतलब साइज बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के आमाप के बीच का होना चाहिए, सही है। और बलुई मिट्टी गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त है, नहीं। ये बलुई मिट्टी गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि बलुई मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कम होती है, तुरंत पानी सूख जाएगा। लेकिन धान का खेती करने के लिए हमको लंबे समय तक पानी जमाव चाहिए, है ना। तो बलुई मिट्टी में गुण नहीं होता, इसलिए
गेहूं, चना, धान का खेती इसमें नहीं हो सकता है। यानी ऑप्शन 1, 2 और 3 ही केवल और केवल सही है। आगे बढ़ते हैं। किसी गर्म दिन के दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान में जमीन के ऊपर वायु कंपदीप्त होती दिखाई देती है, ऐसा निम्नलिखित किसके कारण होता है? तो सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, बिल्कुल सही। विवर्तन घटना कारण नहीं, विवर्तन से कोई मतलब नहीं है। वायु में जलवाष्प की अधिकता के कारण, ये भी नहीं। और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। होता है क्या कि भूमि है, भूमि में जो भूमि का जो मिट्टी है इसमें क्या रहता है? इसमें तो आपका पानी रहेगा, जल तो रहेगा ही रहेगा ना, है ना, इसमें जल रहेगा। लेकिन जब सूरज की रोशनी इसमें पड़ता है तो ये जो जल रहता है वो क्या होता है? नमी जो रहता है, जल नहीं नमी बोलेंगे, जो नमी होता है, नमी बाष्प बन के क्या होता है? उड़ने लगता है, बाष्प बन के उड़ने लगता है। ठीक है, सूरज की गर्मी से बाष्प बन के उड़ने लगा, और ये जल बाष्प यहाँ का वायु जो आसपास का वायु से जाकर मिलकर और संघनित हो जाती है, और ये संघनित वायु से जब सूर्य का प्रकाश टकराता है तो उसका परावर्तन होने लगता है, और जब परावर्तन होता है तो वहाँ पर हिलता हुआ दिखाई देगा। इस एरिया, ये जो एरिया हुआ ना, कंपदीप्त यानी कांपता हुआ दिखाई देता, चमकता हुआ और कांपता हुआ। कंप का मतलब कांपता हुआ और दीप्त मतलब चमकता हुआ। ठीक है ना, तो ये एरिया आपको दूर से दिखाई देगा। इसका कारण सूर्य के प्रकाश का परावर्तन होता है। सही बात है, मतलब भी समझ गए, क्यों होता है वो भी समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह हटना अपर्दन कराता है, बिल्कुल सही बात है। पॉलीथीन रसायन पीड़ाकनाशी मृदा प्रदूषण करती है, बिल्कुल सही है। यानी 1 और 2 दोनों ऑप्शन क्या है? ए और ऑप्शन बी दोनों का दोनों क्या है? ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होती है? ये आपका लैक्टिक अम्ल संचित होता है। जब हम लोग कोई थकान वाला काम करते हैं, साइकिल चलाना, दौड़ना या कोई भी थकान वाला काम करते हैं, तो जिस शरीर का जिस पार्ट से कर रहे हैं, जैसे दौड़ना तो पैर से कर रहे हैं, तो वहाँ पर लैक्टिक अम्ल जमा हो जाएगा, आपसे उसमें फिर खिंचाव या पैर में दर्द शुरू हो जाएगा, तो वो लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है ना। अंतःश्वासित वायु अथवा तथा उच्छासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? अंतःश्वासित वायु का मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेना। उच्छ्वासित वायु मतलब जब हम लोग छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं। इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत अंतःश्वासित सांस लेते तो 21%, और जब छोड़ते हैं तो 16.4% हो जाता है। ठीक है, 16.4% हो जाता है। ये आपका 21% और 16.4% हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देख सकते हैं तो हम लोग कितना कार्बन डाइऑक्साइड कुल मिला के छोड़ते हैं, तो अगर ऑक्सीजन तो 21% लेते हैं, लेकिन कितना छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? 4.4% छोड़ते हैं, क्योंकि वायुमंडल से 0.04% तो लिए ही लिए। फिर ऑक्सीजन भी जल के कार्बन डाइऑक्साइड बना, और कुल मिलाकर 4.4% CO2 को हम लोग छोड़ते हैं, और 16.4% ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्लियर? ये आपका CO2 है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, सही है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाती है, सही। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडन में वायवीय श्वसन होता है, नहीं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति की बात कर रहा है, मैं भोजन का विखंडन को वायवीय नहीं अवायवीय कहेंगे, अवायवीय। जब ऑक्सीजन का उपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है तो उसको वायवीय कहते हैं, क्योंकि वायु में हो रहा है। लेकिन ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में होगा तो उसको अवायवीय कहेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो कुल मिला के 1 और 2 आंसर आपका सही है। ठीक है, चलिए। विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंचुआ श्वसन कार्य त्वचा से करते हैं, केंचुआ श्वसन कार्य त्वचा से करते हैं, सही है। मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़ा भी होता है, तथापि वो अपने त्वचा से श्वसन करते हैं। मेढक का एक खासियत होता है कि उसमें फेफड़ा भी होता है, वो सांस फेफड़ा से भी ले सकता है ना, और आपका उसका त्वचा से भी सांस ले सकता है, क्योंकि वो उभयचर प्राणी है, वो पानी में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए और मतलब 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी। देखिए कथन, श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। कारण जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊष्मा ऊर्जा का निर्मुक्त
करता है, ये भी सही है। यानी कथन और कारण क्या है, दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों सही है। ठीक है, चलिए सूची ए और सूची बी को मिलाना है, सूची ए और सूची बी को मिलाना है। देखिए ईस्ट क्या है, ईस्ट, ईस्ट जो होता है वो आपको एल्कोहल रिलीज करता है। ईस्ट जब खाना खाता है, खाना बनाता है, तो खाना बनाने के बाद, जब खाना खाने के बाद वो एल्कोहल को क्या करता है, रिलीज करता है, जिसका उपयोग हम लोग वाइन या बियर बनाने में उपयोग करते हैं। डायाफ्राम या मध्यपट, ये वृक्ष गुहा होता है। ये आपका डायाफ्राम होता है, फेफड़ा होता है ना, फेफड़ा, फेफड़ा का पार्ट होता है। फेफड़ा में दो पार्ट होता है, एक पसली होता है, एक डायाफ्राम होता है, ठीक है ना, तो उसको वृक्ष गुहा भी कहते हैं। क्लियर। तिलचट्टा, तिलचट्टा में श्वास रंध्र होता है, ठीक है, छोटे 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 तिलचट्टा में श्वास रंध्र होता है। पत्तियां, पत्तियां में पता है कि पत्तियां में आपको क्या होता है, तो आपका रंध्र होता है, रंध्र, रंध्र मतलब छोटी छोटी छिद्र रहता है, जिससे वो बाष्पोत्सर्जन करता है। और मछली, मछली में आपका क्या रहता है, क्लोम रहता है, क्लोम। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए का 2, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए किसी समान वयस्क व्यक्ति के विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितना होता है, ये 15 से 18% होता है। ये सब एकदम याद रखना है, ये सब प्रश्न सीधे सीधे पूछ देता है। उच्च श्वसन के समय पसलियां क्या होती हैं, उच्च श्वास का मतलब क्या होता है, जब हम लोग बाहर सांस छोड़ते हैं, तो एक बार बाहर सांस छोड़ के देखिए, तो आपका जो सीना का जो पसली है क्या असर करेगा, तो पसली अंदर चल जाता है, अंदर जाता है, ठीक है ना। तो पसली क्या होता है, नीचे की ओर गति करती है, ठीक है ना, नीचे की ओर गति करते हैं। वही सांस लेते तो सीना हम लोग का क्या होता है, खुल जाता है, यानी पसली बाहर की ओर आ जाता है, ठीक है ना। तो बस इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, पचा भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ, उपयुक्त में से रक्त किसका या किसका परिचरण करता है। ये सभी का करता है, ये सभी का परिसंचरण करता है, 1 2 3 तीनों का करेगा, ठीक है ना। पचा हुआ भोजन को अभी रक्त परिसंचरण करता है, आमाशय से लेकर या छोटी आंत से लेकर अलग अलग जगहों पर ले जाता है। ऑक्सीजन का तो करता ही करता है, अपशिष्ट पदार्थ का भी करता है। शरीर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थ भी रिलीज करता है, और उस अपशिष्ट पदार्थ का परिसंचरण कौन करता है, रक्त ही करता है। तो ये ऑप्शन 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। सही बात है। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों का दोनों सही है। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC, व्हाइट ब्लड क्लोराइन अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं, तो ये करती है रोगाणुओं का विनाश करती है। ऑक्सीजन का वहन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, रोगाणुओं का विनाश या रक्त का थक्का बना, तो ये रोगाणुओं का विनाश करती है। ऑक्सीजन का वहन, देखिए रक्त जो होता है, रक्त के बारे में कुछ बता देते हैं। रक्त का जो आपका लिक्विड पार्ट होता है ना, या तरल हिस्सा होता है, तरल, रक्त का तरल पार्ट, तरल जो होता है वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। इसमें 3 रक्त की कोशिकाएं होती हैं। पहला लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा सफेद रक्त कोशिकाएं और तीसरा प्लेटलेट्स। जो लाल रक्त होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का परिवहन करता है, परिसंचरण करता है, ठीक है। और भी काम करता है, लेकिन मुख्य रूप से 2 काम करता है, ठीक है। व्हाइट ब्लड क्या करता है, जिसके बारे में बात कर रहा है, व्हाइट ब्लड या श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये करता है आपका रोगाणुओं का विनाश करता है। और जो प्लेटलेट्स होता है, जब शरीर में कट छट जाता है तो खून बहता है, तो उसको रक्त का थक्का बना देता है। तो सभी का काम बटा हुआ है, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रक्त को वाहिकाएं, हृदय, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, नहीं का बात कर रहा है। तो रक्त वाहिकाएं और हृदय तीनों परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है, लेकिन जो वृक्क है वो वृक्क परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है ना।
ये उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 4। ठीक है, चलिए। चिकित्सक हृदय स्पंद यानी हृदय का धड़कन को मापने के लिए निम्नलिखित में किसका यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। तो डॉक्टर लोग देखिएगा कि आला लगाए रहता, कान में लगाएगा और छाती पे लगा के देखेगा कितना, या पीठ पे लगा के देखेगा कि क्या स्थिति है। पेस मेकर क्या होता है भाई? जब शरीर समान, जब शरीर नहीं, जब हृदय, जब जो हृदय होता है सामान्य धड़कन से कम धड़कता है तो उसको पेस मेकर का इस्तेमाल किया जाता है, उसको फिर से नॉर्मल करने के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ से आप हृदय समझ जाइए। हृदय में अगर कोई विकार आ गया है, हृदय में कोई परिवर्तन, ये कोई प्रॉब्लम हो गया, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोएंसीफेलोग्राफ, ये आपका मानसिक या मस्तिष्क के विकार से संबंधित संबंध है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेथोस्कोप हो जाएगा। ये निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, हाइड्रा स्पंज, उपयुक्त में से किसमें किन में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रा स्पंज में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, मछली में पाया जाता है। तो पूछ रहा है किसमें नहीं पाया जाता, 2 और 3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अपोह या डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसमें अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है? तो ये आपका वृक्क। वृक्क क्या करता है? वृक्क का काम होता है कि गंदा खून को साफ करना, ठीक है ना। लेकिन अगर वृक्क काम करना बंद कर दे तो फिर आर्टिफिशियली डायलिसिस का सहायता लेना पड़ता है और शरीर का जो गंदा खून उसको साफ करता है, ठीक है ना। तो अपोह यानी डायलिसिस जब वृक्क खराब हो जाता है तब करवाना पड़ता है आदमी को। ठीक है, चलिए। कुछ जंतुओं के शरीर में अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मछली कोशिका के अपशिष्ट उत्पाद को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है। बिल्कुल सही बात है, ये सही है। जो मछली कोशिका अपशिष्ट उत्पाद को अमोनिया के रूप में निकालती है, उत्सर्जित करती है। सर्प अपने शरीर को अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल उत्सर्जन करता है। नाइट्रिक में नहीं करता है, यह यूरिक अम्ल में करता है। यूरिक अम्ल में करता है ना। सर्प के साथ साथ आपका छिपकली जो पक्षी होता है, पक्षी और आपका सर्प, ये सब क्या है? यूरिक एसिड में अपना उत्सर्जन करता है। तो ये तो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, तो केवल स्टेटमेंट हो जाएगा ये सही। क्लियर, चलिए। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। पौधों का भाग है, उसका कार्य है। देखिए, रंध्र क्या करता है? ये वाष्पोत्सर्जन करता है। रंध्र मतलब पत्तियों में जो रंध्र होता है वो वाष्पोत्सर्जन करता है। वाष्पोत्सर्जन करने से जो पौधा होता है उसका तापमान बराबर रहता है, बैलेंस रहता है। जाइलम क्या करता है? तो ये जल का परिवहन करता है। फ्लोएम का क्या करता है? तो भोजन का परिवहन करता है। मूलरोम जल का अवशोषण करता है। क्लियर, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, कथन है, कारण है। मूलों द्वारा, यानी मूल का मतलब जड़, मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्मित यानी खींचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुंच जाती है। बिल्कुल, जड़ ही, पौधा का जड़ ही है तो है कि जमीन का जो जल होता है उसको खींचकर तना या पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक है ना। दूसरा, पत्तियों से जल वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल का निर्माण करता है। ये भी सही बात है, ये भी बात सही है। यानी कथन और कारण दोनों है, सही है। अब कथन कारण दोनों एक दूसरे का पुष्टि कर रहा है। यानी पेड़ अगर हो ऐसा, पेड़ अगर ऐसा हो, इसमें ऐसे जड़ हो, है ना, तो पेड़ का मान लीजिए डाली है सब, ऐसे में बहुत सारी पत्तियां हैं, तो पत्तियां में क्या होता है? रंध्र होता है। इससे बाष्पोत्सर्जन हुआ, यानी कि जो जल हुआ भाप बनकर बाष्प बनकर उड़ा। जब बाष्प बनकर उड़ता है तो यहाँ पर क्या होता है? वैक्यूम बनता है। वैक्यूम बनता है तो वैक्यूम क्या करता है? खिंचाव उत्पन्न करता है। ड्रॉप अगर देखिएगा, ड्रॉप का अगर पानी, ड्रॉप में अगर कोई दवाई है या कुछ भी है, उसको दबा दीजिएगा और दबाने के बाद कुछ भी खींचिएगा, वो खींच लेगा ड्रॉप वापस। तो यहाँ से जो पानी निकला, बाष्प निकला, तो खिंचाव बल
काम करने लगता है। यही खिंचाव बल क्या करता है, भूमि के अंदर जो जड़ के माध्यम से भूमि के पानी को खींचकर फिर ऊपर भेजने लगता है, ठीक है ना। तो दोनों का स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है और फुफ्फुस शिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है। ये दोनों का दोनों उल्टा बोल रहा है, यानी गलत बोल रहा था, दोनों का दोनों गलत हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है ना। चलिए, किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो ये 70 से 80 बार धड़कता है। चलिए, ये सब पॉइंट को याद रखने का चीज़ है। कायिक परिवर्धन मतलब क्या होता है, या कलम करना। कलम मतलब जो पेड़ के काट कर कलम करके फिर दूसरा पेड़ लगाते हैं, वही कायिक परिवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कायिक परिवर्धन यानी कलम द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं, बिल्कुल कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक परिवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता नहीं। बीज से अगर पौधा लगाएंगे तो उसमें पुष्प और फल आने में लेट होगा, लेकिन कायिक परिवर्धन यानी कलम लगाएंगे तो बहुत जल्दी वो ग्रोथ कर जाता है, फूल और फल देने लगता है। इसलिए आम वगैरह का, लीची वगैरह ये सब का क्या होता है, कलम लगाया जाता है, उसको बीज से नहीं लगाया जाता है ताकि तुरंत फूल और बीज देने लगे। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो केवल और केवल इस सही हो जाएगा, कौन है, तो केवल ए सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। कथन ए, कारण कायिक परिवर्धन यानी कलम में नए पादप जनक के पादप के प्रतिलिपि होते हैं। बिल्कुल, आम का पेड़ है, उसी का पेड़ को डाली को काट कर हम कायिक परिवर्धन कर रहे हैं, यानी कलम का पेड़ बना रहे हैं, तो उसी का तो प्रतिलिपि रहेगा ना, कुछ और तो होगा नहीं। कायिक परिवर्धन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों सही है। ए आर ए का स्पष्टीकरण करता है। विभिन्न सजीवों में जनक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इष्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है। इष्ट में क्या होता है, जनन मुकुलन के माध्यम से होता है, ठीक है जी, होता है। शैवाल में मुकुलन क्या होता है, अभी आपको हम समझाने वाले हैं। शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से होती है, बिल्कुल सही है। शैवाल में खंडन के माध्यम से होती है, और ये मुकुलन के माध्यम से होता है, ये खंडन के माध्यम से होता है। और मांस और फर में जनन बीजाणुओं के द्वारा, बीजाणु भी सही है। देखिए होता क्या है, मुकुलन क्या होता है, यह मान लीजिए इष्ट हुआ, ये इष्ट है। इष्ट क्या करता है, जैसे कि कोई बीज होता है, बीज को अगर आप रोपते हैं तो क्या होता है, एक अंकुरित होता है, अंकुरन होता है ना। और सही इष्ट में क्या होता है, कुछ अंकुरित हुआ, यही अंकुरन क्या कहलाता है, उसको अंकुरित को मुकुल भी कहा जाता है। मुकुल से ही मुकुलन वर्ड बना है, ठीक है ना। ये जो अंकुरित हुआ, जो मुकुल बना, जो मुकुल फिर अलग हो गया इससे, तो एक अलग पार्ट बन गया और ये अलग पार्ट रह गया। तो इष्ट में जनन, जो जनन होता है, एक पार्ट से दूसरा पार्ट एक और बना, तो वो मुकुलन से होता है, मुकुलन से होता है। शैवाल में खंडन से होता है। शैवाल है, ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, टूट जाएगा, और ये अलग बन गया और ये अलग बन गया, तो ये शैवाल का बात कर रहे हैं, खंडन से हुआ, ठीक है। और तीसरा मांस और फन का जनन बीजाणु से होता है। मांस और फन का जो बीज होता है, बीज वो हवाओं के द्वारा बहाकर या नदियों के धारा के द्वारा बहा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, और वहाँ पर फिर जाकर उपयुक्त वातावरण में फिर वो फलने फूलने लगता है, तो वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। आगे देखते हैं। एक लिंगी पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक लिंगी पुष्प में या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होता है, बिल्कुल सही है। जब एक लिंगी ही बोल रहा है, एक लिंग होगा उसमें, या तो पुंकेसर होगा या तो स्त्री केसर होगा। सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में उगने वाले पुष्प एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, नहीं, ये द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण होता है। सरसों, गुलाब और पिटूनिया का जो पौधा होता है, इसमें द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो यानी केवल और केवल इसका आंसर एक हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम लोग कितना क्वेश्चन देख चुके हैं अभी तक, 79 क्वेश्चन देख रहे हैं, टोटल 99 क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा और बचा है, हम लोग कर लेते हैं। पादपों में परागन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परागन के अंतर्गत पराग कणों का स्थानांतरण पराग कोष से पुष्प की वर्तिकाग्र पर होती है, बिल्कुल सही बात है, यह स्टेटमेंट सही है। जहां
स्वपरागन, ध्यान दीजिएगा, स्वपरागन हो रहा है और एक क्या हो रहा है, पर परागन हो रहा है। दो बातों पर ध्यान देना है। यहाँ पर स्वपरागन क्या होता है, पर परागन क्या होता है, उसको समझना है मेन। तो स्वपरागन के अंतर्गत पराग कणों का स्थानांतरण पराग कोष से उसी पादप के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है। एक स्टेटमेंट यहाँ पर है ना। जहाँ स्वपरागन के अंतर्गत पराग कोष का स्थानांतरण पराग कोष से उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक। वहीं पर परागन में पराग कणों का स्थानांतरण उसी प्रकार के किसी अन्य पादप पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। देखिए स्वपरागन क्या होता है, समझा देते आपको। ये मान लीजिए पौधा है ना, इस पौधा में एक फूल लगा हुआ है, एक फूल लगा हुआ है, इस फूल में होगा पराग, होगा पराग बड़ा ही हल्का होता है ना, हवा से या जीव जो बैठता है तो उसका पैर वगैरह में चिपक जाता है, ठीक है ना, तो बड़ा ही हल्का होता है। ये फूल है, तो मान लीजिए कोई जीव आया, कोई भंवरा वगैरह आया और इसका पराग लेके उड़ा और ये पराग फिर से गिरकर इसी पुष्प का वर्तिकाग्र पर गिर गया, मतलब अपना ही पराग अपना ही फूल पे गिरा। समझ रहे बात को? तो वो कहलाएगा स्वपरागन। स्व का मतलब होता है अपना, ठीक है। लेकिन ये पराग एक दूसरा फूल है, इसी पेड़ का इसी डाली में एक दूसरा फूल लगा हुआ है ना। अब ये पराग इसका इस पे गिरता है, इस फूल पे गिरता है, यानी दूसरा फूल पे गिरता है, तो वो कहलाएगा पर परागन। क्लियर? अगर यही पराग एक और पेड़ है, वहां भी एक फूल खिला हुआ है, ये पराग यहां पर आके गिरता है, वो भी पर परागन ही होता है। यानी ये पराग अपना पे गिरा तो स्वपरागन, लेकिन ये पराग इसी पेड़ का एक ही पेड़ का दूसरा फूल पे गिरे, चाहे दूसरा पेड़ का किसी और फूल पे गिरे, वो पर परागन ही कहलाएगा। यहाँ पर एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि स्वपरागन बोल रहा है किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेगा, लेकिन स्वपरागन में क्या होता है, अपना ही पुष्प का वर्तिकाग्र पर गिरना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो जब यही पे पकड़ा है गलत, तो पूरा का पूरा ही गलत हो गया। इस प्रकार इसका आंसर केवल एक हो जाएगा। सही का चुनाव करना है तो केवल पहला वाला सही है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादप का जनन भाग तना होता नहीं, पादप का जनन भाग तना नहीं होता है, बीज होता है, ये सॉरी पुष्प होता है ना। पादप का जनन भाग क्या होता है, पुष्प होता है, पुष्प फूल। दूसरा, नर और मादा युग्मक कि युग्मन का प्रक्रमण परागन कहलाता है। सही, परागन कहलाता है, ये नहीं, परागन नहीं कहलाता है, ये निषेचन कहलाता है, ठीक है ना। ये भी गलत, ये भी गलत। परिपक्व होने पर अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। सही है। डबल रोटी का फफूंद बीजाणु उत्पत्ति करने वाला एक पादप जीव है, ये भी सही है। यानी केवल 3 और 4 सही है। यह निषेचन कहलाता है, निषेचन। परागन नहीं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई है? ओडोमीटर दूरी को मापता है, हाँ वही तो, दूरी को मापता है। वाहन किस उपकरण से दूरी को मापता है? तो ये ओडोमीटर से मापता है, ठीक है ना। स्पीडोमीटर से क्या मानता है, इसका स्पीड, वाहन कितना चाल। एक्सीलरोमीटर से क्या होता है कि चाल में कितना वृद्धि किस दर से हो रहा है, चाल में जो वृद्धि हो रहा है किस दर से हो रहा है, दर को बताता है कि वृद्धि का दर क्या, एक्सीलरोमीटर। और अल्टीमीटर विमान, विमान का किस ऊंचाई पर विमान उड़ रहा है, तो विमान का ऊंचाई को बताता है, ठीक है। तो ओडोमीटर क्या करता है, दूरी मापता है कि कितना दूरी गाड़ी चल चुका है। चाल का मूल मात्रक क्या है, तो मीटर बाई सेकंड है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निम्नलिखित विभिन्न प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है, तप्त हो जाएगा, सही बात है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार
चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। बिल्कुल सही बात है, इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, विद्युत चुंबकीय इसको विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है ना, तो दोनों का दोनों ऑप्शन सही है। विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए होता है। सही बात है, फ्यूज का तो शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए ही उपयोग करता है। सुरक्षा मानक से विद्युत उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज के तार पिघल जाते हैं। ये भी सही है। कुल मिला के एक और दो दोनों ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। थॉमस एल्वा एडिसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थॉमस एल्वा एडिसन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, नहीं, ये यूएसए के थे। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। थॉमस एल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा तथा कार्बन प्रेषक का आविष्कार किया था। ये ऑप्शन सही है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। समतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समतल दर्पण के बारे में बात कर रहा है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी बिंब के समान आकार के होता है ना? सही है, होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग यानी बायां भाग प्रतिबिंब के दक्षिणी भाग की भांति दिखाई देता है, मतलब बिंब का दक्षिणी भाग प्रतिबिंब का बायां भाग के तरफ दिखाई देता है। यह भी सही है। इस प्रकार आंसर इसका हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पर याद रखिएगा ये दर्पण का बात हो रहा है, क्लियर, मिरर का बात हो रहा है। ठीक है, चलिए। अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकित्सकों द्वारा आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सही बात है, किया जाता है। वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के पार्श्व दर्पणों, साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता नहीं, इसका उपयोग नहीं किया जाता। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, तो आंसर केवल हो जाएगा सही, केवल 1। ठीक है, इसमें उत्तल। चलिए, लेंसों के संदर्भ में, अब लेंस का बात हो रहा है, वो दर्पण हो रहा था, ये लेंस है। लेंसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तल लेंस सदैव वास्तविक, उल्टा तथा आकार में बिंब से बड़े प्रतिबिंब को बनाता है ना? तो ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, अवतल लेंस सदैव आभासी, सीधा और आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये हो जाएगा सही। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, ये उत्तल और अवतल लेंस का गुण बता रहा है। गुण एकदम हमेशा ध्यान में रखिएगा, इससे परीक्षा का क्वेश्चन रहता ही रहता है। या तो दर्पण लिखा रहेगा या तो लेंस लिखा रहेगा, लेकिन प्रश्न रहेगा ही रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। हाँ है। इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना है। बिल्कुल बना है। इसका आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है ना? आप प्रिज्म से जो है प्रकाश को निकाल के देखिए, वो 7 रंगों में डिवाइड होकर दिखा देगा। इंद्रधनुष में क्या होता है, जो वायुमंडल में जो जल के छोटे छोटे बूंदे होती हैं, वो भी प्रिज्म का काम करती है, और जब प्रकाश उससे निकलता है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है। विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2003 से शुरू किया गया है, ताकि जल का कमी के प्रति लोगों का जागरूकता बनी रहे। ठीक है, कि पानी पीने का जो जल होता है, ताज़ा पानी बहुत ही कम है पृथ्वी पर, उसके प्रति लोगों का जागरूकता बनी रहे, इसलिए जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी हेतु उत्तरदायी है? औद्योगिकरण में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, जल संसाधनों का कुप्रबंधन। तीनों का तीनों कारण सही है, यानी हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्ययी है। कौन? नहर सिंचाई, नहरकूप सिंचाई, बावड़ियों से सिंचाई, बूंद सिंचाई। बूंद सिंचाई इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉप इरिगेशन का नाम सुने होंगे। बूंद जड़ों में जाकर बूंद बूंद पानी गिरता है, इससे एक्स्ट्रा पानी बच जाता है ना? जितना पौधा को पानी चाहिए उतना ही प्राप्त होता है।
सही विकल्प का चयन कीजिए। विश्व की सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा नियत रहती है, ये गलत है। अलग अलग झील में, अलग अलग सागर में, अलग अलग नदियों में जल कम ज़्यादा होते रहता है। भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है, बिल्कुल नहीं। भूमिगत जल कहीं अधिक रहता है, लेकिन पानी अधिक खर्च कर देंगे तो वहाँ पर खत्म भी हो सकता है, उसका लेवल नीचे जाता रहेगा और एक दिन खत्म हो जाएगा, ये भी गलत है। विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत रहती, नहीं, ये भी गलत है। वही बताएं कि अलग अलग समुद्र, अलग अलग जगह की नदियाँ, झील, तालाब, भूमिगत जल, सबका पानी अलग अलग रहता है, कोई फिक्स नहीं रहता, उतना ही पानी हमेशा रहेगा। विश्व में जल की कुल मात्रा नियत रहती है, ये सही स्टेटमेंट है। अगर पूरा विश्व का स्तर पर देखें तो जल का मात्रा उतना ही रहता है जितना शुरू से था। वो केवल कभी जल से बर्फ में, बर्फ से गैस में, बर्फ से जलवाष्प में, ये सब में बदलता रहेगा, लेकिन मात्रा पूरा विश्व में जल का उतना ही रहता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये विश्व स्तर का बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? ए सही होगा, घास कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक सांप खाता है, सांप को गरुड़ खा जाएगा। खाद्य श्रृंखला का ये सही उदाहरण है। आगे देखते हैं। अब घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? अब घटक के बारे में बात कर रहा है। यह मृत पादपों और जंतु उत्तकों के ह्यूमस में परिवर्तित कर देता, बिल्कुल कर देता, सही बात है। सड़ा गला के ह्यूमस में परिवर्तित कर देता है। यह वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखता है, ये भी सही बात है। जो वन में जितनी पत्तियां वगैरह गिरती हैं, डालियां गिरती हैं, उसको सड़ा गला देता है। सड़ा गला देने के बाद क्या आता है, नए नए जो पादप उगते हैं उसके लिए वो खाद का काम करता है, तो ये भी सही है। तो कुल मिला के ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो वन मृदा को अपर्दन से बचाता, बिल्कुल सही। जो वन होता है, तो जंगल का जो जितने वृक्ष होते हैं अपने जड़ों से मृदा को यानी मिट्टी को पकड़ के रहते हैं, उसको बहने से रोकते हैं, ठीक है ना, उसका अपर्दन से रोकते हैं। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, एकदम निर्भर होते हैं। पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, वो एकदम करते हैं। वन अगर अधिक रहेगा तो जल चक्र बढ़िया रहेगा, वन का उन्मूलन कर दीजिए, जल चक्र प्रभावित हो जाएगा, ये भी सही है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो निर्भर नहीं होते बोलता रहा है। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है, सही है ना। यानी कि इसमें से केवल सही नहीं है, सही नहीं है। सही नहीं का चुनाव करना तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि नहीं जो गलत है उसका चुनाव करना है, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आपांक और बायोगैस अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद हैं। इन सह उत्पादों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या बोलता है, अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न आपांक का उपयोग खाद के रूप में किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अपशिष्ट जल से जितने भी उससे जो कीचड़ वगैरह जो निकलता है ना, जो सफाई करते हैं अपशिष्ट जल का, तो जितना भी कीचड़ वगैरह निकलता है उसको खाद में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये खाद उर्वरक क्या करेगा, भूमि को उर्वर बनाएगा। दूसरा, अपशिष्ट जल का उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न होने वाले बायोगैस यानी जैव गैस का प्रयोग ईंधन में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो जल अपशिष्ट जल का जब हम लोग उपचारित करते हैं, उससे जो गैस निकला, जो या गला सड़ा हुआ चीज़ निकला, उससे बायोगैस बदलकर हम लोग उसका उपयोग ईंधन में भी कर सकते हैं। तो दोनों का दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। कृमि प्रसंस्करण शौचालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें मानव मल को केंचुओं के द्वारा उपचारित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, केंचुओं के द्वारा ही उपचारित किया जाता है। जो मानव मल होता है उसको केंचुओं के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, और जो तो उसको उस मल को केक में बदल देता है। केक कहने का मतलब जब सूखा हुआ पदार्थ में बदल देता है ना, और उस सूखा हुआ पदार्थ जब भूमि में दिया जाता है, खेत वगैरह में दिया जाता है, तो वो खेत उर्वर हो जाता है। ठीक है, इसका उपयोग जल की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती नहीं, इसका उपयोग में जल का बचाव होता है, जल का अधिक से अधिक उपयोग नहीं होता है। तो ये दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित होता है, बिल्कुल सही बात है। इस तरह से 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। तो आज हम लोगों ने NCERT क्लास 7 का सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख लिए।
अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं तो आपको उस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम पीटी एग्जाम के लिए जितना भी फैक्ट आपको चाहिए उस बुक से आपके पास सभी के सभी उपलब्ध होगा, विश्लेषण के साथ उपलब्ध होगा। सिंपल भाषा में समझा दिए हैं। तो इस वीडियो के बाद हम लोग 8वां क्लास का एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया है।